डीएम साहिबा एक गरीब लड़की का भेष धरकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने थाने में जाती है, लेकिन वो दरोगा एक टाइम के बाद रिपोर्ट नहीं लिखता था, चाहे कितना भी बड़ा केस हो, चाहे कुछ भी हो। वो टाइम था रात के 8 बजे के बाद वो आराम किया करता और किसी को भी अपने पास नहीं आने दिया करता। और वैसे ही उस रात डीएम साहिबा को अपने पास नहीं आने देता है और कहता है यहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। जैसे ही वहां पर पता चलता है कि ये डीएम साहिबा हैं, फिर क्या होता है आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सोनिया, जो अपने माता पिता के साथ बहुत मेहनत करती है। उस लड़की ने ग्रेजुएशन जैसे तैसे की थी क्योंकि परिवार बहुत ही गरीब था। उसका जो पिता है वो एक रिक्शा चालक थे। वो रिक्शा चलाकर मेहनत मजदूरी कर अपना भरण पोषण किया करते थे। घर में 2 लोग कमाने वाले थे, एक बेटी और एक पिता। एक उसका छोटा भाई था और एक उसकी माँ। वो घर में रहा करते और दोनों बाप बेटी कमाया करते। सिलसिला बहुत आराम से चल रहा था क्योंकि बचपन में जो गरीबी सोनिया ने देखी थी, अब वो निपटने वाली थी। अब उसका खात्मा होने वाला था क्योंकि वो कमाने लगी थी। उसका पिता भी कमाता था, तो अब उनका गुजारा पहले से बेहतर होने लगता है। बहुत खुशी-खुशी वो अपनी ड्यूटी पर जाया करती क्योंकि वो गाँव के बाहर एक शहर में नौकरी किया करती और वहाँ के लिए वो रोज़ सुबह जाया करती और शाम को उसे आने में करीबन साढ़े 7-8 का वक़्त हो जाया करता। रोज़ वो वैसे ही आती है, तभी गाँव के 2 लड़के होते हैं, जो लड़के उसे रोज़ देखते हैं और गंदी नज़रों से उसे देखते हैं। इस बात को सोनिया कई बार इग्नोर करती है, लेकिन वो इग्नोर करती है, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। एक दिन सोनिया को 8:30 बज जाते हैं घर आने में, और जब वो दोनों रास्ते में खड़े हुए थे, मानो उसी का इंतजार कर रहे हों, और उस दिन वो सोनिया के पीछे भागने लगते हैं। सोनिया जैसे तैसे रिक्शा स्टैंड की तरफ भागती है और वहां जाकर जब कई लोग वहां पर होते हैं, तो वो लोग उसका पीछा छोड़ते हैं और कहते हैं कि आज तो तुम बच गई, लेकिन आगे तुम नहीं बचोगी। वो लड़की डरती डराती अपने घर चली जाती है एक रिक्शा लेकर, और घर जाने के बाद एक बार के लिए सोचती है कि मम्मी पापा को नहीं बताया जाए, क्योंकि ये परेशानी लेंगे नहीं तो फिर ये इतने परेशान हो जाएंगे, इनका सुख चैन खत्म हो जाएगा। देखती हूँ कैसे होती है ये परेशानी सॉल्व। लेकिन आधी सी रात बीत जाती है इसी चीज को सोचने में, क्योंकि शाम को जब उसकी माँ ने पूछा था कि बेटा आज तो बहुत वक्त लग गया, उस शाम को ये 9:30 बजे अपने घर पर पहुंची थी। अपनी माँ को कहती है कि माँ आज ऑफिस में बहुत काम था। लेकिन जब रात को इन सब बातों को वो सोचती है, तो वो उसे आधी रात को याद आता है कि मुझे इस बात को मम्मी पापा को बताना चाहिए। ऐसा ना हो कल वो मेरे साथ कुछ गलत कर दें और फिर मम्मी पापा कहेंगे कि हमें बताया नहीं। आधी रात को वो अपनी माँ को जगाती है, उसके पापा को जगाती है और ये बात बताती है। उसके पिता कहते हैं कि बेटा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। चलो हम देखते हैं और तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, जिससे कि वो लोग कुछ कहे ना, और कल तुम ड्यूटी पर मत जाना, अपने सर से छुट्टी ले लो। लड़की इस बात को मान जाती है। दूसरे दिन उसका पिता अपने काम पर चला जाता है। काम कर कर आने में उसे काफी देरी हो जाती है। जब वो आता है तो आते ही कहता है कि बेटा, मुझे तो बहुत देरी हो गई, सारे दिन भी टाइम नहीं मिला। चलो तुम्हारे लिए थाने में कंप्लेंट दर्ज करा कर आते हैं, जिससे कि तुम आराम से अपनी ड्यूटी जा सको और जो लड़के तुम्हें परेशान कर रहे हैं उनको पुलिस धमका सके। क्योंकि जिन लड़कों का जिक्र सोनिया ने किया था, वो गांव के बहुत ही दबंग लोग थे। वो किसी से भी नहीं डरते थे। अगर किसी से कुछ कहते तो सब उनकी बातों को इग्नोर किया करते और अपने जीवन में आगे बढ़ जाया करते, और इसी बात से सोनिया का पिता भी डर जाता है। और अब अपनी बेटी को लेकर वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन जाने में उसे 8:05 हो चुके थे। जैसे ही वो दरोगा के केबिन में जाना चाहता है, तो बाहर खड़ा एक संतरी हवलदार उसे रोक लेता है। कहता है कि भाई, अब तुम कोई रिपोर्ट दर्ज कराने मत जाओ, क्योंकि साहब तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। उनका ये रिपोर्ट लिखने का टाइम नहीं है, ये उनके आराम करने का टाइम है। अगर तुम 5 मिनट पहले आ जाते तो शायद आपकी रिपोर्ट लिखी जा सकती थी। लेकिन एक पिता मजबूर था, बेबस था, और उसे आज रिपोर्ट हर हालत में करवानी थी दर्ज। तो वो उनसे आग्रह करता है कि मुझे जाने दीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी बेटी के भविष्य का सवाल है। इस पर
वो हवलदार कहता है कि भाई देखो, मुझे तो तुम्हें सचेत करना था, आगे मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। और अब वो उन्हें जाने देता है। बाप बेटी दोनों जब दरोगा के केबिन में जाते हैं तो दरोगा दो कुर्सियों पर बैठा हुआ है। एक कुर्सी पर पैर रखे हुए हैं, दूसरी पर गर्दन पीछे करके, कमर अच्छे से टेक कर, ऐसा लग रहा था मानो लेट कर आराम कर रहा हो। तभी बेटी का पिता बोलता है कि सर, हमारी बेटी के लिए रिपोर्ट दर्ज करिए, इनके साथ कुछ लड़के इसके पीछे भागे हैं और ऐसा ना हो मेरी बेटी के साथ कुछ हो जाए। तभी दरोगा अपने चेहरे से टोपी हटाता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं ये मेरा वक्त नहीं है रिपोर्ट दर्ज करने का, और तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी हुआ नहीं है। अगर कुछ होता तो मैं रिपोर्ट दर्ज करता। अब यहाँ से आप जाइए, नहीं तो मेरा गुस्सा और सर पर चढ़ जाएगा। इस बात पर लड़की का पिता कहता है कि सर, कैसे भी करके मेरी बेटी की रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, भले ही आप रिपोर्ट दर्ज ना करें, लेकिन जिन लड़कों ने पीछा किया है उनको एक बार आप अपनी तरफ से कुछ कह देंगे तो शायद आगे वो मेरी बेटी का पीछा ना करें और मेरी बेटी अपनी नौकरी पर सही से जा सकती है। इस बात पर भी दरोगा उसे डांटता है और फटकारता हुआ अंदर कमरे से निकाल देता है। पिता और बेटी मायूस से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद अब जो हवलदार था वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही रोका था, लेकिन तुम माने नहीं ना। अब अच्छा हुआ अपनी बेइज्जती करा ली, और ना ही दरोगा साहब ने रिपोर्ट लिखी है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। ऐसा कहते हुए जो हवलदार है वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और पिता और बेटी वहां से मायूस से होकर आ जाते हैं। दूसरी रात थी। रात को पिता न खाना खाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आराम कर रहा हूँ, आज मुझे भूख नहीं है। एक पिता को एक ऐसा अपमान मिला था कि उसकी बेटी का अपमान लोगों ने किया और उसे वो न्याय नहीं दिला सकता था। इसी वजह से वो इतना परेशान था और उदास सा अपने कमरे में लेट जाता है। लेटे लेटे उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। वो बेटी और वो माँ एक अलग कमरे में लेट जाती हैं और उसका छोटा भाई, वो पिता, एक अलग कमरे में अकेला लेटा सारी रात सोचता रहता है। रात ही रात में सोच सोच कर न जाने कब उनकी सांसें बंद हो जाती हैं, और जब सुबह होती है उसकी माँ चाय बनाकर लेकर जाती है और अपने पति को जगाती है तो कहती है कि उठिए, चाय पी लीजिए, आज काम पर नहीं जाना क्या। तो वो हिलते नहीं हैं। वो कई बार उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं हिलते हैं तो वो माँ समझ जाती है कि अब मेरे पति इस दुनिया में नहीं हैं, और बहुत ही जोर जोर से वो माँ रोने लगती है। बेटी को जब ये सब कुछ सुनाई देता है, वो भी अपने कमरे से आती है और आकर कहती है कि माँ, ये सब क्या हुआ, इस सब की जिम्मेदार मैं हूं ना, और जोर जोर से रोने लगती है और अपने मम्मी को संभालती है और कहती है जो हुआ बहुत बुरा हुआ। तभी वो इन सब बातों को पड़ोसियों को बताने लगते हैं कि हमारे पति के साथ जो हुआ है वो इस कारण से हुआ है और उन लोगों की वजह से हुआ है। लेकिन कोई भी व्यक्ति उनकी बात को नहीं सुनता है। वो रोती हैं, चीखती हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ नहीं सुनता है, कोई उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। और अब वो अपने पति का बहुत ही सही तरीके से अंतिम संस्कार करती हैं और अंतिम संस्कार कर अपने घर में चुपचाप उदास सी बैठ जाती हैं। ये बात उनके सर को भी पता लगती है, जो सोनिया है, कि हो सकता है वो इस वजह से नहीं आई होगी, उनके पिता का देहांत हो गया। लेकिन जब उनके पिता के जो 12 दिन थे वो कंप्लीट हो चुके थे, जो शोक सभा बिठाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी जब सोनिया नहीं आती है तो वो जो ऑफिस का बॉस है वो सोनिया के घर पहुंचता है और कहता है कि सोनिया, तुम अपनी ड्यूटी पर क्यों नहीं आई, काफी समय से तुम छुट्टी पर हो। उस समय का तो हमें पता था कि तुम इस वजह से नहीं आई, लेकिन उसके बाद तुम क्यों नहीं आई। तभी सोनिया और उसकी माँ रो रो कर बताने लगती हैं कि साहब, हम ड्यूटी पर तो आते, लेकिन गांव के ही दो लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। हम आए तो कैसे आए, मैं अपनी बेटी को कैसे आपके यहाँ भेजूं, क्योंकि उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर वो अब की बार उनके सामने पड़ी तो वो कुछ ना कुछ गलत कर देंगे। इस बात को वो ऑफिस के जो बॉस हैं वो सुनते हैं और वो कहते हैं कि बेटा, तुम्हें पुलिस के यहाँ जाना चाहिए था। तभी सोनिया कहती है कि सर, हम गए थे पुलिस के यहाँ, मैं और मेरे पापा, लेकिन यहाँ के जो दरोगा हैं वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि पहले तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा तब हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे। इस बात को जो बॉस सुनता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। तभी कहते हैं कि मेरी जानने वाली डीएम साहिबा हैं, जो फिलहाल इस इलाके की डीएम है, मैं उनके पास जाकर तुम्हारी इस रिपोर्ट को दर्ज कराऊंगा, तुम अभी मेरे साथ चलो।
और डीएम साहिबा के पास सोनिया और सोनिया को माँ को अपनी गाड़ी में बिठाकर अब सोनिया का बॉस चल देता है, क्योंकि जो सोनिया का बॉस था उसने यूपीएससी की तैयारी की थी, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और जो उनकी दोस्त थी डीएम साहिबा, उन्होंने भी उनके ही साथ पढ़ाई की थी और उनका सिलेक्शन हो चुका था। जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो उसके बाद फिर वो उसके पास पहुंचता है और उसके पास पहुंचने के बाद अब वो उन्हें सारी बात बताता है। डीएम साहिबा सुनती हैं तो उनको बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उनके इलाके की पुलिस इस तरीके से लोगों को परेशान कर रही थी, उन्हें तो पता ही नहीं था। तभी डीएम साहिबा उनसे पूछती हैं सोनिया से कि बेटा क्या क्या हुआ था, तो सोनिया सब कुछ बताती है। और डीएम साहिबा इन सब चीजों को सुनकर अब उसी जो उस एरिया के एसपी साहब थे उनको फोन करने की सोचती है, लेकिन फिर उनके दिमाग में आता है कि अगर उनको फोन कर दिया तो वो सचेत हो जाएंगे और आगे हो सकता है कि एसपी साहब भी उनके साथ मिले हों। तभी वो खुद निर्णय लेती हैं और एक पुराना सा सूट पहनती हैं, मुंह पर नकाब लगाती हैं और अपनी टीम गठित करती हैं और उस टीम के साथ अब उस इलाके के उस थाने में जाती हैं। वहाँ रात के 8 बजे के बाद ही वो रिपोर्ट दर्ज कराने जाती हैं और अपनी टीम को कमरे से, यानी कि जो पुलिस स्टेशन था उससे काफी दूरी पर छोड़कर जाती हैं और कहती हैं जब मैं फोन की घंटी बजाऊं तभी तुम वहां पर एकदम से आ जाना। उन्हें वहां तैनात कर वो अंदर जाती है और बिल्कुल जो सोनिया ने बताया था वही माहौल उस थाने का मिलता है। संतरी बाहर खड़ा हुआ था और अंदर जो दरोगा है वो चेहरे पर टोपी रख 2 कुर्सियों पर बैठकर आराम कर रहा था। वो अंदर जाती हैं और कहती हैं कि साहब मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, मुझे कुछ लड़कों ने छेड़ा है और मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सेफ नहीं हूँ। इस बात पर दरोगा कहता है क्या तुम्हें पता नहीं, ये मेरा आराम करने का वक्त है और तुम इस वक्त में मुझे परेशान नहीं कर सकती। जैसे ही ये बात डीएम साहिबा सुनती हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है। वो दोबारा से अनुग्रह करती हैं कि आप मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, नहीं तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। जैसे ही वो ये बात कहती है तो इस बात का अब दरोगा को बहुत बुरा लगता है और दरोगा उन्हें डांटने लगता है। जैसे ही उन्हें वो डांटता है तो डीएम साहिबा तुरंत फोन करती हैं और सारी टीम उसी थाने के अंदर आ जाती है। जैसे ही टीम थाने के अंदर आती है अब दरोगा को समझने में 1 मिनट नहीं लगता है और वो सब कुछ समझ जाता है और वो गिड़गिड़ाते हुए पैर पकड़ लेता है डीएम साहिबा के, क्योंकि जो टीम आती है वो लोग कहते हैं कि मैम क्या हुआ, इसे हम अभी समझाते हैं, क्योंकि उस टीम में वहां के एसपी साहब भी शामिल थे। अब उनको देखकर वो माफी मांगने लगता है, लेकिन डीएम साहिबा ने उसका एक छोटा सा वीडियो बना लिया था, जिस वीडियो को वो वहां के एसपी को देती हैं और उसको उसी समय लाइन हाजिर कराती हैं। और उसके बाद अब वहां से कहती हैं कि इसको अच्छी सी सजा होनी चाहिए, ये अपने काम को कर्तव्य से और निष्ठा से नहीं करते हैं। और वहां से डीएम साहिबा जाती हैं और जो सोनिया है उसने लड़कों का नाम बताया था उन लड़कों को उसी समय घर से उठवाया जाता है और उन्हें पुलिस स्टेशन में लाकर उन्हें अच्छे से पुलिस के द्वारा समझाया जाता है। वो हाथ जोड़ने लगते हैं, माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं आज के बाद हम कभी भी किसी की भी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, ये हमारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। इस बात पर डीएम साहिबा नहीं मानती हैं और सोनिया की कंप्लेंट पर उनको सजा दिलवाती हैं और उसके तहत वो जेल में जाते हैं। और अब सोनिया बहुत ही खुले विचारों से बहुत अच्छे से जीने लगती है। अब वो जब अपनी नौकरी पर जाती है तो बॉस पूछते हैं कि बेटा अब तो कोई परेशानी नहीं। तभी सोनिया कहती है कि नहीं सर, अब सब कुछ ठीक हो गया है, आपके आशीर्वाद की वजह से और डीएम साहिबा की वजह से अब मुझे कोई परेशान नहीं करता है। मैं अच्छे से नौकरी कर कर टाइम पर घर जाती हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। ये थी एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके जीवन में एक छोटी सी बात की वजह से उसके पिता का जो साया होता है उसके सर से उठ जाता है और एक डीएम साहिबा की वजह से उसे आजादी से जीने का हक मिल जाता है। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी लेकर आपके सामने फिर से आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।